इस वीडियो में हम गुणात्मक विश्लेषण विधियों की अक्सर भ्रमित करने वाली दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम 6 सबसे लोकप्रिय विधियों को एक एक करके जानेंगे ताकि आप अपने गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें। हम कुछ उपयोगी टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ कुछ आम गलतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्हें गुणात्मक विश्लेषण करते समय आपको टालना चाहिए। तो 1 कप कॉफी लें, 1 कप चाय लें, जो भी आपको पसंद हो, और चलिए शुरू करते हैं। अरे, ग्रेड कोच टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम अकादमिक शोध की अक्सर विचित्र प्रतीत होने वाली दुनिया को सरल बनाते हैं। मेरा नाम एम्मा है और आज हम गुणात्मक डेटा विश्लेषण विधियों के कभी-कभी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को उजागर करने जा रहे हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है। हम एक एक करके सबसे लोकप्रिय विश्लेषण विधियों पर प्रकाश डालेंगे ताकि आप अपने विश्लेषण को आत्मविश्वास और क्षमता के साथ कर सकें, चाहे वह शोध प्रबंध, थीसिस या किसी भी प्रकार की शोध परियोजना के लिए हो। अगर आप यहाँ नए हैं तो रिसर्च से जुड़ी सभी चीजों पर और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। साथ ही अगर आपको व्यावहारिक मदद चाहिए तो हमारी 1-on-1 कोचिंग सेवाओं को देखें, जहां हम आपको आपके शोध प्रबंध, थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट में कदम दर कदम मदद करते हैं। यह मूल रूप से ऐसा है जैसे आपके पास जब भी जरूरत हो आपकी जेब में एक प्रोफेसर हो। अगर यह आपको दिलचस्प लगता है तो आप www.gradcoach.com पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और मुफ्त परामर्श बुक करें। ठीक है, अब यह बात खत्म हो गई। चलिए शुरू करते हैं। गुणात्मक डेटा विश्लेषण को समझने के लिए हमें गुणात्मक डेटा को समझना होगा। तो आइए एक कदम पीछे हटें और प्रश्न पूछें कि गुणात्मक डेटा वास्तव में क्या है। खैर, गुणात्मक डेटा से तात्पर्य लगभग किसी भी डेटा से है। यह संख्या नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी निश्चित पैमाने या जटिल सांख्यिकी या गणित का उपयोग करके मापें। तो अगर यह संख्याएं नहीं है तो क्या है? शब्द आपने अनुमान लगाया। खैर, कभी कभी हाँ, गुणात्मक डेटा अक्सर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, दस्तावेजों और खुलेआम उत्तर वाले सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के रूप में होता है, लेकिन इसमें छवियों और वीडियो की व्याख्या भी शामिल हो सकती है। दूसरे शब्दों में, गुणात्मक डेटा केवल टेक्स्ट आधारित डेटा तक ही सीमित नहीं है। तो यह मात्रात्मक डेटा से कैसे अलग है? सीधे शब्दों में कहे तो गुणात्मक अनुसंधान शब्दों, विवरणों, अवधारणाओं या विचारों पर केंद्रित होता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान संख्याओं और सांख्यिकी पर केंद्रित होता है। गुणात्मक अनुसंधान चीजों के नरम पक्ष की जांच करता है ताकि उनका अन्वेषण और वर्णन किया जा सके, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान कठोर संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि चर के बीच के अंतर और उनके आपसी संबंधों को मापा जा सके। अगर आप गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान अंतर जानना चाहते हैं तो हमारे ग्रेड कोच ब्लॉग एक विस्तृत पोस्ट है। मैं नीचे एक लिंक दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, गुणात्मक अनुसंधान मात्रात्मक से आसान? असल में ऐसा नहीं है। गुणात्मक डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण और समय लेने वाला हो सकता है। आपके डेटा संग्रहण चरण के अंत में आपके पास टेक्स्ट आधारित डेटा होंगे। आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है जिन्हें समझना होगा। आपके पास बातचीत या चर्चाओं की सूक्ष्म बारीकियां हो सकती हैं और जो आपके दिमाग में घूमती रही हैं या जिन्हें आपने अपने अस्तव्यस्त फील्ड नोट्स में जल्दी जल्दी लिख लिया है। इस सब का अर्थ निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और आपको इसे कम नहीं आंकना चाहिए। तो संक्षेप में कहे तो गुणात्मक विश्लेषण काफी मेहनत का काम हो सकता है। घबराइए मत। इस वीडियो में
हम गुणात्मक डेटा विश्लेषण QDA की 6 सबसे लोकप्रिय विधियों को समझेंगे। इन QDA विधियों का उपयोग आप प्राथमिक या द्वितीय डेटा पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम विश्लेषण विधियों का संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर हर एक के विवरण में गहराई से उतरेंगे। 6 सबसे लोकप्रिय QDA विधियां या कम से कम वे जो हम ग्रेड कोर्स में देखते हैं वे हैं: पहला, गुणात्मक सामग्री विश्लेषण; दूसरा, कथात्मक विश्लेषण; तीसरा, विमर्श विश्लेषण; चौथा, थीमेटिक विश्लेषण; पांचवा, ग्राउंडेड थ्योरी; और छठा, IPA। अगर ये सब आपको बेमतलब की बातें लग रही हैं तो चिंता मत कीजिए, हम इस वीडियो में इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक QDA विधि जिसे गुणात्मक सामग्री विश्लेषण या संक्षेप में कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है। कंटेंट एनालिसिस शायद सबसे आम और सीधी QDA विधि है। सबसे सरल स्तर पर कंटेंट एनालिसिस का उपयोग किसी सामग्री के भीतर पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, शब्द, वाक्यांश या चित्र या कई सामग्रियों या संचार के स्रोतों में, जैसे कि अखबारों के लेखों का संग्रह या राजनीतिक भाषण। कंटेंट एनालिसिस के जरिए आप उदाहरण के लिए यह पहचान सकते हैं कि किसी विचार को कितनी बार साझा या चर्चा किया गया है, जैसे कि ट्विटर पर कितनी बार किसी करदाशियन का जिक्र हुआ है। या फिर आप गहरे छिपे अर्थों के पैटर्न भी पहचान सकते हैं, जैसे कि पर्यटक पुस्तिकाओं में उन वाक्यांशों या शब्दों की पहचान करना जो भारत को एक प्राचीन देश के रूप में दर्शाते हैं। क्योंकि कंटेंट एनालिसिस का उपयोग इतनी विविध तरीकों से किया जा सकता है, इसलिए अपने विश्लेषण में बहुत ही स्पष्ट सवाल और लक्ष्य के साथ जाना जरूरी है, वरना आप भ्रम में खो सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस में आप बड़ी मात्रा में टेक्स्ट को कोड्स में समूहित करेंगे, इन्हें श्रेणियों में संक्षिप्त करेंगे और संभवतः डेटा को सारणीबद्ध भी करेंगे ताकि कुछ अवधारणाओं या वेरिएबल्स की आवृत्ति की गणना की जा सके। इसी वजह से कंटेंट एनालिसिस एक गुणात्मक विधि के भीतर मात्रात्मक सोच की थोड़ी सी झलक प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से, हालांकि कंटेंट एनालिसिस बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। कंटेंट एनालिसिस की मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह बहुत समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट को बार बार पढ़ना और समझना पड़ता है। साथ ही इसके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं पर बहुआयामी ध्यान केंद्रित करने के कारण कभी-कभी इसे संचार की महत्वपूर्ण बारीकियों को खो देने का आरोप भी लगता है। कंटेंट एनालिसिस आमतौर पर एक बहुत ही विशिष्ट समय सीमा पर केंद्रित रहता है और उस समय सीमा से पहले या बाद में क्या हुआ, इसे ध्यान में नहीं रखता। हालांकि यह जरूरी नहीं कि कोई बुरी बात हो, बस इतना है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अगर आप कंटेंट एनालिसिस पर विचार कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें। हर विश्लेषण विधि की कमियां हैं, इनसे घबराएं नहीं, बस इनके बारे में जागरूक रहें। ठीक है, अब चलिए अगली QDA विधि, नैरेटिव एनालिसिस, पर नजर डालते हैं। ठीक है, अगली बारी है एक शक्तिशाली गुणात्मक विश्लेषण विधि की, जिसे नैरेटिव एनालिसिस कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नैरेटिव एनालिसिस पूरी तरह से लोगों की कहानियां सुनने और यह विश्लेषण करने पर केंद्रित है कि उनका क्या अर्थ है। चूंकि कहानियां हमें दुनिया को समझने में मदद करने के लिए एक व्यावहारिक उद्देश्य निभाती हैं, इसलिए हम लोगों की कहानियों और उन्हें सुनाने के तरीकों का विश्लेषण करके यह जान सकते हैं कि लोग वास्तविकता से कैसे निपटते हैं और उसे कैसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, आप नैरेटिव एनालिसिस का उपयोग यह जानने के लिए कर सकते हैं
कि कोई बात कही जा रही है या नहीं, और अगर कही जा रही है तो वह कितनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, किसी कैदी द्वारा अपने अपराध को सही ठहराने की कहानी यह समझने में मदद कर सकती है कि वह दुनिया और न्याय व्यवस्था को कैसे देखता है। इसी तरह उद्यमियों द्वारा अपने करियर में आने वाली कठिनाइयों या कैंसर मरीजों के बारे में बात करने के तरीकों का विश्लेषण करना, आशा की कहानियां सुनाना उनके सोचने के तरीके और नजरिए के बारे में गहरी समझ दे सकता है। दूसरे शब्दों में, नैरेटिव एनालिसिस का मतलब है उन कहानियों पर ध्यान देना जो लोग सुनाते हैं, और उससे भी ज्यादा जिस तरीके से वे उन्हें सुनाते हैं। बिल्कुल, नैरेटिव अप्रोच की भी अपनी कमजोरियां हैं, जैसे कि सभी विश्लेषण विधियों की होती है। कहानियों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया समय लेने वाली होने के कारण आमतौर पर सैंपल साइज काफी छोटा होता है। इसी वजह से और साथ ही सामाजिक और जीवन शैली से जुड़े कई कारकों के कारण जो किसी विषय को प्रभावित कर सकते हैं, नैरेटिव एनालिसिस को बाद के शोध में दोहराना काफी मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के कुछ शोध के निष्कर्षों की जांच करना कठिन हो जाता है। इसी तरह शोध में पक्षपात, बायस भी यहाँ परिणामों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस विधि का उपयोग करते समय आपको अपने विश्लेषण में संभावित पक्षपात को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। फिर भी नैरेटिव एनालिसिस एक बहुत ही उपयोगी गुणात्मक विधि है। बस इन सीमाओं को ध्यान में रखें और व्यापक निष्कर्ष निकालने से बचें। ठीक है, अब हम अगली QDA विधि, डिस्कोर्स एनालिसिस, पर नजर डालते हैं। सूची में तीसरे नंबर पर है डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स बस लिखित या मौखिक भाषा या बहस के लिए एक शानदार शब्द है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस का पूरा मकसद भाषा का उसके सामाजिक संदर्भ में विश्लेषण करना है। दूसरे शब्दों में, किसी बातचीत, भाषण आदि जैसी भाषा का उस संस्कृति और समाज के भीतर विश्लेषण करना जिसमें वह घटित होती है। उदाहरण के लिए, आप यह विश्लेषण कर सकते हैं कि एक सफाई कर्मी CEO से कैसे बात करता है या राजनेता आतंकवाद के बारे में कैसे बोलते हैं। इन बातचीतों या भाषणों को सही मायनों में समझने के लिए संवाद में शामिल लोगों की संस्कृति और इतिहास जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी में जहां कर्मचारियों के बीच समानता पर जोर दिया जाता है, वहां एक सफाई कर्मी CEO से ज्यादा अनौपचारिक ढंग से बात कर सकता है। इसी तरह, अगर देश में हाल ही में कोई आतंकी घटना हुई हो, तो कोई राजनेता आतंकवाद के बारे में ज्यादा बात कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विमर्श विश्लेषण का उपयोग करके आप यह पहचान सकते हैं कि संस्कृति, इतिहास या शक्ति संबंध जैसे कुछ कारक किसी विषय के बारे में बात करने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर आपके शोध के उद्देश्य और लक्ष्य संस्कृति या शक्ति संबंधों को समझने से जुड़े हैं, तो विमर्श विश्लेषण एक शक्तिशाली विधि हो सकती है। क्योंकि हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, इसमें कई सामाजिक प्रभाव होते हैं। इसलिए विमर्श विश्लेषण के संभावित उपयोग बहुत व्यापक हैं। बिल्कुल, इसका मतलब यह भी है कि जब आप अपने डेटा का विश्लेषण कर रहे हों और उसमें पैटर्न और थीम्स खोज रहे हों, तो आपके दिमाग में एक बहुत ही विशिष्ट शोध प्रश्न या प्रश्न होने चाहिए, वरना आप एक घुमावदार सुरंग में भटक सकते हैं। विमर्श विश्लेषण बहुत समय लेने वाला भी हो सकता है, क्योंकि आपको डेटा का नमूना तब तक लेना होता है जब तक संतृप्ति न आ जाए। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई नई जानकारी या अंतर्दृष्टि सामने न आए। लेकिन यही तो है जो विमर्श विश्लेषण को इतनी शक्तिशाली तकनीक बनाता है। तो जब आप इस QDA विधि पर विचार करें, तो इन बातों को ध्यान में रखें। बिल्कुल सही। अब तक हमने कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस जो कहानियों का विश्लेषण करता है, और विमर्श विश्लेषण
जो बातचीत और इंटरेक्शन का विश्लेषण करता है, को कवर किया है। अब अगला है थीमेटिक एनालिसिस, जो थीम्स और पैटर्न्स पर केंद्रित होता है। आइए इसमें कूदते हैं। थीमेटिक एनालिसिस डेटा सेट में अर्थ के पैटर्न्स को देखता है। उदाहरण के लिए इंटरव्यू या फोकस ग्रुप ट्रांसक्रिप्ट्स का एक सेट। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? तो थीमेटिक एनालिसिस डेटा के बड़े समूहों को लेता है, जो अक्सर काफी बड़े होते हैं, और उन्हें समानताओं के आधार पर समूहित करता है। दूसरे शब्दों में थीम्स। ये थीम्स हमें संदर्भ को समझने और उसमें से अर्थ निकालने में मदद करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। थीमेटिक एनालिसिस के जरिए आप किसी लोकप्रिय सुशी रेस्टोरेंट की 100 समीक्षाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि पता चल सके कि ग्राहक उस जगह के बारे में क्या सोचते हैं। डेटा की समीक्षा करके आप उन थीम्स की पहचान करेंगे जो बार बार सामने आती हैं, जैसे कि ताजे सामग्री या दोस्ताना वेट स्टाफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थीमेटिक एनालिसिस लोगों के अनुभवों, विचारों और राय जानने के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसलिए अगर आपके शोध के उद्देश्य और लक्ष्य किसी चीज के बारे में लोगों के अनुभव या विचार समझने से जुड़े हैं, तो थीमेटिक एनालिसिस एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चूंकि थीमेटिक एनालिसिस एक तरह की खोजपरख प्रक्रिया है, इसलिए यह असामान्य नहीं है कि आपके शोध प्रश्न विश्लेषण के दौरान विकसित हों या बदल भी जाएं। हालांकि यह खोजपरख शोध में कुछ हद तक स्वाभाविक है, लेकिन इसे एक कमी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर बार जब शोध प्रश्न में बदलाव किया जाता है, तो डेटा को फिर से समीक्षा करनी पड़ती है। तो मूल रूप से थीमेटिक एनालिसिस काफी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक अच्छा कारण होता है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए थीमेटिक एनालिसिस का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, तो यह बात ध्यान में रखें और अनपेक्षित बदलावों के लिए अतिरिक्त समय जरूर रखें। ठीक है, चलिए अब अगले QDA मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो है ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, अब समय है ग्राउंडेड होने का। खैर, कुछ हद तक। ग्राउंडेड थ्योरी एक शक्तिशाली गुणात्मक विश्लेषण विधि है, जिसका उद्देश्य उपलब्ध डेटा का उपयोग करके एक नई थ्योरी या थ्योरीज बनाई जाएं। उदाहरण के लिए, आप यह थ्योरी विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन से कारक छात्रों को गुणात्मक विश्लेषण पर YouTube वीडियो देखने के लिए प्रेरित करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विश्लेषण में खुले दिमाग के साथ जाएं और डेटा को खुद बोलने दें, बजाय इसके कि आप पहले से मौजूद परिकल्पनाओं या थ्योरीज को अपने विश्लेषण में घसीटें। दूसरे शब्दों में, आपका विश्लेषण जड़ों से विकसित होना चाहिए। इसी वजह से इसका नाम ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंडेड थ्योरी में आप किसी दी गई जनसंख्या के बारे में एक सामान्य, व्यापक प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जैसे कि स्नातकोत्तर छात्र। फिर आप एक छोटे नमूने का विश्लेषण करना शुरू करते हैं, जैसे कि किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग में 5 स्नातकोत्तर छात्र। आदर्श रूप से यह नमूना व्यापक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसके बाद आप इन छात्रों का साक्षात्कार करेंगे, पता चले उन्हें वीडियो देखने के कारकों ने किया। साक्षात्कार डेटा का विश्लेषण करने के बाद परिकल्पना पैटर्न उभर सकता है। देख सकते हैं, स्नातकोत्तर छात्र क्वालिटेटिव मेथड्स पर पोस्ट पढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं यदि वे अपने शोध प्रबंध की यात्रा शुरू कर रहे हैं। उनके पास रिसर्च मेथड्स पर आगामी परीक्षा। यहां से आप एक और छोटा नमूना देखेंगे, शायद किसी अन्य विभाग के 5 और स्नातकोत्तर छात्र, और देखेंगे कि क्या यह पैटर्न या यह परिकल्पना उन पर भी लागू होती है। अगर नहीं, तो आप और समानताएं खोजेंगे और अपनी थ्योरी को उसी अनुसार अनुकूलित करेंगे। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, थ्योरी विकसित होती जाती है। ग्राउंडेड थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थ्योरी डेटा से विकसित होती है, न कि किसी पूर्व निर्धारित विचार से। आपको डेटा को खुद के लिए बोलने देना चाहिए
तो ग्राउंडेड थ्योरी की कमियां क्या है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी में एक जटिल चक्रीयता होती है। सिद्धांत रूप में इसके काम करने के लिए आपको रिसर्च प्रश्न और जनसंख्या के बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा है। यह आपकी व्याख्या में पक्षपात की मात्रा को कम करने में मदद करता है। हालांकि कई परिस्थितियों में यह भी माना जाता है कि बिना मौजूदा साहित्य का ज्ञान लिए किसी शोध प्रश्न के पास जाना बहुत ही अविवेकपूर्ण है। तो मूल रूप से यह थोड़ा सा पहले मुर्गी या अंडा जैसी स्थिति है। फिर भी ग्राउंडेड थ्योरी एक लोकप्रिय और शक्तिशाली विकल्प बनी हुई है। यह विधि तब बहुत उपयोगी हो सकती है जब आप ऐसे विषय पर शोध कर रहे हों जो पूरी तरह नया हो या जिस पर बहुत कम मौजूदा शोध हो। यह आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने और धीरे धीरे आगे बढ़ने की अनुमति देती है। ठीक है, अब समय है कि हम अंतिम गुणात्मक विश्लेषण विधि आईपीए की ओर बढ़े। आइए इसमें कूदते हैं। इंटरप्रेटिव फेनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस यानी आईपीए। ठीक है, नहीं, बस आईपीए ही कहेंगे। ठीक है, आईपीए को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपको किसी विषय के व्यक्तिगत अनुभवों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो किसी बड़े जीवन घटना, अनुभव या स्थिति से संबंधित हो। यह घटना या अनुभव ही वह फेनोमेनन है जो आईपीए में पी बनाता है। ये घटनाएं अपेक्षाकृत सामान्य अनुभवों से लेकर, जैसे कि मातृत्व या कार दुर्घटना में शामिल होना, लेकर बेहद दुर्लभ अनुभवों तक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का शरणार्थी शिविर में व्यक्तिगत अनुभव। तो अगर आपका शोध लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण करने से जुड़ा है, तो आईपीए एक बेहतरीन विकल्प है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आईपीए विषय केंद्रित है। यह अनुभवकर्ता पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि भले ही आप सामान्यताओं की पहचान के लिए कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें, यह महत्वपूर्ण है कि हर चीज को कोड्स में बदलने की कोशिश में अनुभव या अर्थ की गहराई न खो जाए। साथ ही ध्यान रखें कि चूंकि आईपीए में आपका सैंपल साइज आमतौर पर बहुत छोटा होगा, इसलिए आप अक्सर अपनी खोजों की सामान्यता के बारे में व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यह ठीक है जब तक कि यह आपके शोध के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है। अब आईपीए के साथ एक और बात जिसका ध्यान रखना चाहिए, वह है व्यक्तिगत पक्षपात। हालांकि शोधकर्ता का पक्षपात हर प्रकार के शोध में आ सकता है, लेकिन आईपीए में आत्म जागरूकता बेहद जरूरी है क्योंकि इसका परिणामों पर बड़ा असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शोधकर्ता खुद किसी अपराध का शिकार रहा हो, तो वह अपहरण पीड़ित के अनुभव की व्याख्या करते समय अपनी खुद की हताशा और गुस्से की भावनाएं उसमें मिला सकता है। इसलिए अगर आप आईपीए करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत आत्मजागरूक रहना होगा, वरना आप विश्लेषण को गड़बड़ कर सकते हैं। इन सीमाओं और खतरों को ध्यान में रखें और आपके पास अपने शस्त्रागार में एक शक्तिशाली विश्लेषण उपकरण होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा निष्कर्ष। 6 सबसे लोकप्रिय गुणात्मक डेटा विश्लेषण विधियां जिनके साथ हम यहाँ ग्रैड कोच में काम करते हैं। तो इस बिंदु पर आप शायद खुद से यह सवाल पूछ रहे होंगे कि सही विधि कैसे चुनें। दरअसल सही गुणात्मक विश्लेषण विधि का चयन मुख्य रूप से आपके शोध के उद्देश्यों, लक्ष्यों और सवालों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, काम के लिए सबसे अच्छा उपकरण इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, शायद आपके शोध का उद्देश्य शब्दों के उपयोग का विश्लेषण करना है और यह देखना है कि वे कहानीकार की मंशा और उस समय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या बताते हैं।
शायद आपके शोध का उद्देश्य उन लोगों के अनूठे व्यक्तिगत अनुभवों को समझना है जिन्होंने किसी विशेष घटना का अनुभव किया है, या फिर शायद आपके शोध का उद्देश्य यह समझना है कि किसी विशेष संस्कृति का उसके सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी शोध उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से अंतर है और इसलिए प्रत्येक के लिए अलग अलग विश्लेषण विधियां उपयुक्त होंगी। साथ ही याद रखें कि हर विधि की अपनी ताकत, कमजोरियां और सामान्य सीमाएं होती हैं। कोई भी एकल विश्लेषण विधि परिपूर्ण नहीं है, इसलिए एक से अधिक विधि अपनाई जाए। इसे त्रिकोणीकरण, ट्रायंगुलेशन कहा जाता है, लेकिन यह भी काफी समय लेने वाला होता है। जैसा कि हमने देखा, ये सभी दृष्टिकोण कोडिंग और थीम जनरेट करने की तकनीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रत्येक विश्लेषण विधि का उद्देश्य और तरीका काफी हद तक अलग होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शोध में स्पष्ट उद्देश्य के साथ आएं, इससे पहले कि आप यह सोचना शुरू करें कि कौन सी विश्लेषण विधि या विधियां इस्तेमाल करनी है। शुरुआत में अपने शोध के उद्देश्य, लक्ष्य और शोध प्रश्नों की समीक्षा करें ताकि आप यह आकलन कर सकें कि आप वास्तव में क्या जानना चाहते हैं। फिर एक ऐसी विधि चुनें जो उपयुक्त हो। कभी भी सिर्फ इसलिए कोई विधि न चुनें क्योंकि आपको वह पसंद है या उसमें अनुभव है। आपकी विश्लेषण विधि या विधियां आपके व्यापक शोध उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए जल्दी से इन 6 विधियों का पुनरावलोकन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कंटेंट एनालिसिस को देखा, जो एक सीधी सादी विधि है जिसमें मुख्य रूप से गुणात्मक विश्लेषण में थोड़ा सा मात्रात्मक तत्व भी मिलाया जाता है। फिर हमने नैरेटिव एनालिसिस को देखा, जो इस बात का विश्लेषण करता है कि कहानियां कैसे सुनाई जाती हैं। अगली थी डिस्कोर्स एनालिसिस, जो बातचीतों और इंटरैक्शनों का विश्लेषण करने के बारे में है। फिर हम थीमेटिक एनालिसिस पर आए, जो थीम्स और पैटर्न्स की पहचान करने के बारे में है। इसके बाद हम थोड़ा और गहराई में गए, ग्राउंडेड थ्योरी के साथ, जो एक विशेष प्रश्न से शुरू होकर केवल डेटा के आधार पर उस प्रश्न के उत्तर में एक सिद्धांत बनाने के बारे में है। और अंत में हमने आईपीए को देखा, जो किसी घटना के प्रति लोगों के अनूठे अनुभवों को समझने के बारे में है। अब जाहिर है, ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के एकमात्र तरीके नहीं हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन शुरुआत है। बिल्कुल पहली बार के लिए अगर आप अन्य क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अगर आपके कोई सवाल है, तो कमेंट भी करें। अगर आप अपनी डिसर्टेशन, थीसिस या किसी अन्य रिसर्च आधारित प्रोजेक्ट को लिखने की प्रक्रिया में हैं, तो रिसर्च से जुड़ी और जानकारी के लिए ग्रैड कोच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत में, अगर आपको अपनी रिसर्च में मदद चाहिए, तो हमारी प्राइवेट कोचिंग सर्विस देखें। यहाँ हम आपके साथ एक एक चैप्टर पर व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, ताकि आप एक शानदार डिसर्टेशन, थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। अगर यह आपको दिलचस्प लगता है, तो एक दोस्ताना कोच के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक करें। www.gradcoach.com पर जाएं। हमेशा की तरह मैं नीचे एक लिंक शामिल कर दूंगा। और इसी के साथ ग्रैड कोच टीवी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार तक के लिए शुभकामनाएं।